प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा और अपना समय हमारे साथ बांटने के लिए। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी डिवाइन बींग्स, कीपर्स ऑफ द वाइट लाइट, हमारे वाइट सिस्टरहुड, ब्रदरहुड और हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स ऑफ द हाईएस्ट डिवाइन वाइट लाइट, हमारे सभी परम गुरु मंडलियों के सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, सभी को हम प्रणाम करते हैं। और सभी मास्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें भी अपनी चेतना के साथ जोड़ लें और हमें भी हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ हम आगे बढ़ सके। जो हमने अपने लिए हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, हम वो सारे पर्पस फुलफिल कर पाए, हम सब उन सारे कार्यों को पूरा कर पाए जिस कार्य के लिए हम आए हैं। जो चीजें हमें समझनी है हम वो आसानी से समझ सके। जो ज्ञान हमें मिलना है, जो ज्ञान हम चाहते हैं, जो ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस ज्ञान के साथ हमें जोड़ दे। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमें उस ज्ञान, उस विनय विवेक के साथ, उस एकता के साथ जोड़ ले, अनकंडीशनल प्रेम के साथ जोड़े। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें और अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें, जिससे हम आगे बढ़ सकें और दूसरों को भी जागृत करते हुए उनको भी आगे लेकर जा सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सब योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय कर रहे हैं। रॉबर्ट शॉर्ट्स जी के द्वारा ये लिखी गई किताब है और इस किताब के साथ हम सब ने अभी तक 100 आज जो स्वाध्याय होगा वो 146 पेज नंबर से लेकर 155 पेज नंबर तक होगा। नवीन जी के द्वारा होगा। नवीन जी को इनवाइट करती हूँ। आज नवीन जी चैप्टर 5 का ही स्वाध्याय करेंगे, लेकिन आगे बढ़कर 146 पेज नंबर एंड 155, जहां पर हम शारन की कहानी और उसके बेटे टोनी के बारे में जान रहे थे, जहां पर उनको एडी नाम का लड़का मिलता है जो हेरोइन ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। लेकिन उससे पहले टोनी ने भी टोनी एक ड्रग एडिक्ट टीनेजर रहा है। लेकिन उसने भी ओवरडोज जब जब उसको हुआ तो उसकी भी चांसेस ऐसे हुए कि उसको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर बाद में वो ठीक हुआ, रिहैब प्रोग्राम में गया, जहां पर शारन की मदर को, सॉरी, टोनी की मदर को, शारन को एडी मिला। एडी जो है वो एक रिहैब सेंटर में ही एक लड़का था जो ड्रग ओवरडोज के कारण वो भी वहां रिहैब में आया हुआ था। लेकिन जो कुछ उसने सीखा समझा, उससे उसने शारन को मदद की और बताया कि तुम्हारा बेटा नॉर्मल है, सब ठीक है। वो भी ट्राई कर रहा है इस ड्रग ओवरडोज और ये जो रिहैब सेंटर में जो कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है वो बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहा है, सब ठीक है। और कुछ समय के बाद टोनी और शारन घर वापस आ जाते हैं रिहैब से। और उसके बाद 3 महीने के बाद एडी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो कैसे उसको डील करते हैं उसकी मृत्यु के साथ और समझते हैं कि कितना घातक हो सकता था, वो समझ आती है। एक जो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है टोनी की, मैं मेरे कारण मेरे माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, या शारन को भी लग रहा है कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो एज अ मदर, इसलिए मेरा बेटा ड्रग एडिक्शन में चला गया है। तो ये सारी चीजें हमने जानी। आगे हम और भी बहुत सारी चीजें कल श्वेता जी ने हमें बताई थी, श्वेता मेहता जी ने। आज उससे और आगे हम नवीन जी से बात करेंगे इस बारे में, जो हमें समझाएंगे इस स्वाध्याय के तहत। नवीन जी हरियाणा से हैं और ये एक अध्यापक भी हैं। इनके गांव का नाम गुड़ियानी है, जिला रिवाड़ी से है और ये अध्यापक के साथ साथ बच्चों को भी ध्यान सिखाते हैं। हमारे साथ जुड़कर थिंकिंग एंड डेस्टिनी का स्वाध्याय किया। अब 1 साल हो चुका है जुलाई में इनको। और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता का जो दोबारा स्वाध्याय हुआ उसमें नवीन जी ने मदद की। अब हमारे साथ मिलकर योर सोल्स प्लान का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। ये श्वेता अग्रवाल जी के साथ भी जुड़कर वहां पर भी ध्यान करते थे और अपने पत्नी के कहने पर, लता जी के कहने पर ये ध्यान में आए और हमारे साथ जुड़े। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नवीन जी। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही आप सबने उनकी जर्नी भी सुनी। सो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे ग्रुप में योर सोर्स प्लान स्वाध्याय और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता और जो बाकी मदद है, ये मुझे बैकग्राउंड में भी मदद करते हैं। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। देखिए, आज हम जानेंगे कि हम अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे थे मादक पदार्थों की लत है, उसमें पूर्व जन्म योजना का महत्व के बारे में जान रहे थे। तो आज हम इनके बारे में, पेट की कहानी की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो जो माता पिता का दृष्टिकोण है, जो नशीली दवाओं के प्रति या शराब के नशे के प्रति, उससे आगे, माता पिता के दृष्टिकोण से आगे उस आत्मा के दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे कि उसको ये लत क्यों पड़ी। और हम इसमें इसके माध्यम से पेट की बात करना चाहेंगे, जिसने 4 दशकों से ज्यादा शराब की लत का अनुभव किया। और इस अवधि से हमें पता चलता है कि ये उनके जीवन की रूपरेखा का हिस्सा थी। तो जो मार्गदर्शक हैं वो पेट से बातें कर रहे हैं, और उस समय है जो पेट है वो फर्श पर आराम से बैठा हुआ है। ये बात उस समय की है जब वो 58 साल का हो जाता है और जब उसने शराब को छोड़ दिया है। तो वो आत्म मार्गदर्शक हैं, उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके जीवन में क्या, कब, कैसे, क्या क्या हुआ, शराब की लत उसे कैसे पड़ी। तो इस बारे में जो पेट है वो विस्तार से बताता है। तो जब मार्गदर्शक उससे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, तो जो पेट का है जन्म है वो 7 जुलाई 1933 में हुआ था, अमरिल्लो में, टेक्सास में। और जब वो कहता है, वो पेट बताता है कि मैं जब 58 साल का हुआ था तो मैंने है शराब पीना छोड़ दिया था। ये बात उस समय की है जब मार्गदर्शक है उससे बातें करते हैं, जब वो फर्श पे बैठा रहता है आराम से नीचे, और उसके साथ उसका चाचा भी होता है। तो वो बताता है कि मैंने 14 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था। जब वह और उसका दोस्त था अमरिलो, जहां उसका जन्म हुआ था, वहां उन्होंने एक नृत्य कार्यक्रम में भाग लिया था, और वहीं से उन्हें ये शराब की लत है वो लग गई थी। वो बताता है कि शराब की लत का मुख्य कारण था कि उसके अंदर डर बैठा हुआ था। तो उस डर के बारे में वो विस्तार से बताता है, जिसके बारे में हम पूरी स्टोरी में जानते जाएंगे। तो वो बताता कि मैं शर्मिला साई लड़का था, और जब मैं नृत्य कार्यक्रम में भाग लिया तो हमने बियर पी, और मेरे को इतना नशा हो गया कि उसका जो सारा डर है वो दूर हो गया, और नृत्य कार्यक्रम में उसने भाग लिया, यानी कि डांस वगैरह किया। फिर वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान सा हो गया था कि उसने, जहां उसका जन्म हुआ था अमरीलो में, उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माँ से पूछकर वो वहां से चला गया। बाद में वो नौसेना में भर्ती हो गया। नौसेना में भी वो अपने से बड़े लड़कों के साथ है वो खाना पीना उसका शुरू हो गया, और उसने ड्रिंक करना अच्छे से सीख लिया था। यानी कि वो बताता है कि जब वो बाहर आया नौसेना से तो वो पूरी तरह से शराबी बन गया था। वो बोलता कि मैं हर रोज शराब पीता था,
और जब तक शराब पीता रहता था कि जब तक कि उसे बिल्कुल अपना होश ना खो दे वो, तब तक वो शराब पीता रहता था। और जब तक वो किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाता था, जब तक उसको शराब में ना मिल जाए, यानी कि उस रेस्टोरेंट में जब तक उसे वो शराब ना परोसी जाए तो वो रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करता। इस दौरान जो पैट ने हैं कई नौकरियां की, जैसे अभी बताया कि वो नौसेना में था। इसके बाद उसने लाइफ गार्ड की नौकरी की, एक शिक्षक की नौकरी की, एक चर्च कैंप में प्रबंधक की नौकरी की, और उसने एक शिक्षा केंद्र में अधिकारी के रूप में भी नौकरी की, और एक ऑटोमोबाइल यानी कि जो मोटर गाड़ी रिपेयर करने का काम भी उसने किया। तो ये बहुत सारे काम हैं उसने किए। और वो बताता है कि वो अपने काम में इतना पारंगत हो जाता था कि एकदम शीर्ष पे पहुंच जाता। और वो कहता है कि शीर्ष पे पहुंचने के बाद वो खुल के शराब पीता था, यानी कि उसे कोई मना करने वाला नहीं था। और वो कहता है कि फिर वो उससे पीछे मुड़ के भागता था, यानी कि नौकरी को छोड़ देता था। और वो अपने आप में सोचता था कि मैं इस लायक तो नहीं हूं, यानी कि पता नहीं कि मैं कैसे इस पद पर पहुंच गया, यानी कि वो इस बारे में सोचता रहता है। और उसकी पत्नी रहती है, दूसरी पत्नी जो सिरले है वो, और उसकी पहली पत्नी है करोल है, और उस करोल के 3 बच्चे हैं, कैथी, डोना और एंड्रयू। पैट है वो सीले के साथ रहना पसंद करता है, और वो इसलिए वो अपनी पहली पत्नी और तीनों बच्चों को वो छोड़ देता है, और वहां से जो शिक्षा केंद्र है उसकी नौकरी भी वो छोड़ देता है, और वहां से वो भाग के जो ऑटोमोबाइल मैकेनिक कंपनी में वो काम करने लग जाता है, यानी कि मोटर बाइक है वो रिपेयर करने का काम वो शुरू कर देता है। जो उसकी दूसरी पत्नी है उसको भी जो पैट है उसकी शराब की लत से जूझना पड़ा, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती थी। जब पैट ने अपने परिवार के इतिहास के बारे में बताया तो जो आत्म मार्गदर्शक हैं वो कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या उसको ये आश्चर्य हुआ, क्या उसकी पत्नियों को, जो 2 पत्नियां थी, या उसके बच्चों को पहले पता था कि वो शराब पीता है, ठीक है, या शराब की लत उनके जीवन काल में उनके लक्ष्यों तक उनको कैसे पहुंचाएगी, या पैट को किस प्रकार से उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो यह भी सवाल है, क्या जो सिरली है, जो जिसे शर्ली नाम और दिया गया कैरल। था, शर्ली और तो कैरल, सॉरी। शर्ली और कैरल उसकी 2 पत्नियां थी। अभी आप शर्ली की बात कर रहे हैं। आपका शायद वीडियो। हाँ हाँ जी, दूसरी पत्नी थी, क्योंकि पहली पत्नी को तो वो छोड़ देता है, दूसरी पत्नी थी तो वो भी उसके साथ वो शराब का जो अनुभव है वो लेना चाहती थी कि उसका जो हस्बैंड है वो किस प्रकार से उसके साथ वो व्यवहार करे। तो तो जो मार्गदर्शक हैं वो उससे पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था, यानी कि जब वो 58 साल का था तो उस रात क्या हुआ था। तो वो बताता है कि वह एक निर्णायक क्षण था, यानी कि 58 साल का निर्णायक क्षण कैसे हुआ कि उसने उस टाइम है शराब छोड़ दी थी। वो कहता है कि मैं 58 साल का था, काम के बाद मैं घर गया और एक बियर पी, और इसके बाद क्या है मैं फर्श पर बैठ गया, यानी कि जैसा पहले बताया था कि जो गाइड है
उसको जब बात कर रहे हैं तो वो उसके पास बैठे रहते हैं। तो वो कहता है कि मैंने एक जो बोतल है वो पी, उसके बाद कुछ नहीं पिया। तो वो सोचता है कि मन मन में पैट अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कि आप तो शराबी नहीं हो, कि घर में कितनी सारी वाइन रखी है लेकिन आपने नहीं पी, तो आप शराबी नहीं हो सकते। और वो कहता है कि मैंने खुद को बधाई दी। पैट खुश हो जाता है कि मैंने खुद को बधाई दी, और इससे वो इतना खुश हो जाता है कि वो पार्टी कर लेता है, और पार्टी के जरिए वो बहुत सारे ड्रिंक है वो फिर से पी लेता है। लेकिन उसका है जो दिमाग है वो साफ रहता है, यानी निश्चल रहता है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहता। और जो शरीर है वो पूरी तरह से असहाय होता है, यानी कि शराब के कारण उसका जो शरीर है वो पंगु बन जाता है, और वो भगवान से मदद मांगता है, टाइम रोता है, और वो याद करता है कि पहले है वो भगवान की निंदा करता था, और अपने बच्चों से भी कहता था कि भगवान कोई नहीं है, यदि है तो वो भी ऐसा है, यानी कि मेरी तरह ही वो भी दुखी है। लेकिन जो पैट की जिंदगी में जो बदलाव है ये तुरंत नहीं आया था, तुरंत नहीं आया, यानी कि इसके बाद भी वो 3 सप्ताह तक है शराब पीता है, यानी कि ये बात है 58 साल का जब वो हो जाता है, 3 सप्ताह तक वो शराब पीता है, और उसे फिर उपचार केंद्र में ले जाया जाता है। और फिर वो कहता है कि मेरी है यहाँ पे शराब पीने की इच्छा ही वो खत्म हो जाती है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या पैट को शराब पीने की आदत तो विरासत में मिली, या जन्म से पहले की उसकी योजना थी, या या हम जन्म से पहले ही अपने माता पिता का चुनाव कर लेते हैं। अगर पैट ने इस जीवन में शराब की लत का अनुभव करना था तो शायद उसके माता पिता भी शराबी होंगे। मार्गदर्शक ऐसा उससे पूछते हैं, जो माध्यम है वो उससे ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, पिता तो शराबी थे लेकिन माँ है वो शराबी नहीं थी, इस प्रकार से वो बताता है। फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्वेश्चन का नंबर आ जाता है। अगला क्वेश्चन उससे किया जाता है पैट से, क्या शराब पीने से उसकी पहली शादी और बच्चों पर क्या असर पड़ा। तो पैट कहता है कि मैंने शराब इतनी पी ली थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी शादी हो रही है, और मैं उन सबको छोड़ के भाग गया था वहां से। जैसा मैंने पहले बताया था इस कहानी में कि वो अपनी पहली पत्नी और तीनों बच्चों को छोड़ के वहां से चला जाता है। अब वो अपने बच्चों के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो एंड्रयू है उसका बच्चा, वो भी वो शराब की उसे लत लग जाती है, ड्रग्स करने लग जाता है। और जो उसकी बेटी कैथी है वो भी ड्रग्स का सेवन करने लग जाती है। पैट की आवाजें वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि उनको उसको पछतावा सा होता है, क्योंकि अब उसने शराब छोड़ दी थी। 58 साल का जैसे वो हो जाता है कि अब वो अपना जीवन याद करता है तो उसकी आवाज धीरे धीमी हो जाती है। जब उससे क्वेश्चन किया जाता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है तो उसकी आवाज है वो धीमी हो जाती है, और वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि उन्हें के पिता की छवि की जरूरत थी उस समय, उनके बच्चों को एक पिता की जरूरत थी, लेकिन जो पिता की छवि थी वो मुझ में नहीं थी, यानी कि पैट ऐसा बोलता है। फिर पैट से क्वेश्चन क्या किया जाता है, क्या जो जो शराब पीने की जो आपकी लत है उसका आपकी दूसरी पत्नी जो सरली है उस पे क्या असर होता है।
तो वो बताता है कि जो सरली ने उसे शराब पीने के लिए कभी रोक टोक नहीं की, कभी उसको मना नहीं किया, चाहे मेरे को कितनी पीनी हो शराब, कभी उसने मना नहीं किया, लेकिन मैं ही उसमें कमी निकालता रहता था और उसको दोषी ठहराता रहता था, ऐसा पैट बताता है। और वो बताता है कि मैंने कई बार है आत्महत्या करने की भी कोशिश की। ये सारी बातें तब होती है जब वो 58 साल का रहता है और उसने शराब छोड़ दी थी। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है और जो गाइड है, मार्गदर्शक है, उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और वो कहता है कि मैंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। एक बार तो जब वो ऑटोमोबाइल जब वो ऑटोमोबाइल का रिपेयरमेंट का काम करता है, वो एक गाड़ी में करता है, यानी कि उसकी चलती फिरती दुकान रहती है। तो जब वो रोड पे जाता रहता है तो वो सोचता है कि मैं एक पेड़ से टकरा के, आगे जो पेड़ है उससे टकरा के अपना जीवन है वो समाप्त कर लूंगा। लेकिन ट्रैफिक लाइट से उसका ध्यान भटक जाता है और वो उस टाइम पेड़ से नहीं टकराता। फिर वो दोबारा कोशिश करता है और गाइड को बताता है कि अचानक उसके रास्ते में खरगोश आ जाता है और वो उसको मारना नहीं चाहता था। तो वो आश्चर्य से पूछते हैं कि खरगोश? तो वो हम बताता है कि हाँ खरगोश आ जाता है और वो उस ऐसा प्राणी जीव को नहीं मारना चाहता था। और वो कहता है, फिर गाइड उससे कहते हैं कि ये सब होना क्या संयोग की बात है? जैसे आप आत्महत्या कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, कि यार ये सब कुछ संयोग की बात है। तो पैट कहता है कि नहीं ये संयोग की बात नहीं है। यानी कि कई बार हम भी देखते हैं कि संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो जिसे हम संयोग बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम रास्ता भटकते हैं तो हम वो इस प्रकार की सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि हम अपनी जो योजना है उससे भटके ना। तो इस प्रकार जो हम योजना बनाई जाती है वे हमें हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करते हैं और हमें जीवित रखते हैं। तो फिर पैट से पूछा जाता है कि जो शराब पीने में आपकी क्रोध की क्या भूमिका है? वो कहता है कि जो शराब पीने से है मेरा गुस्सा है वो कम हो जाता है। कि मेरे को गुस्सा बहुत आता था, मैं स्वयं ही नमक के डब्बे को गिरा देता था और गुस्सा कर लेता था, इतना गुस्सा था उसमें। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है, लंबे समय तक आपने सोचा कि कोई व्यक्तिगत प्रेम पूर्वक ईश्वर नहीं हो सकता? यानी कि पहले वो सोचा करता था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, यदि ईश्वर होगा भी तो मेरी तरह वो भी ऐसा ही होगा। फिर आप एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां आपको पता चला कि ईश्वर प्रेम पूर्वक है। आप जहां थे वहां से अब जहां हैं वहां कैसे पहुंचे? पैट ने फिर से उस रात का जिक्र किया जब उन्हें पता चला कि भगवान उसके साथ है। यानी कि जब वो आत्महत्या करने की घटना होती है, वो उस रात का वो जिक्र करता है। उन्होंने आगे कहा, अगर जीवन वास्तव में खतरे में पड़ जाता है तो मैं जांच करता हूं और देखता हूं कि मेरे चरित्र में कौन सा दोष शामिल है। अब वो इतना सीधा हो गया, यानी कि पैट की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई। अब वो कहता है कि जीवन जब मेरा जीवन खतरे में पड़ जाता है तो मैं जांच करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे चरित्र में कौन सा दोष है, और मैं वो सब कुछ है ईश्वर को सौंप देता हूँ और फिर शांति का अनुभव करता हूँ। और मुझे लगता है कि सभी हैं जो ईश्वर की संतानें हैं, कोई भी बुरा आदमी नहीं है, इस प्रकार का से वो कहता है।
भगवान है वो सिर्फ हमें ऊपर उठाने का काम करता है, हमें गिराने का काम नहीं करता। ये अब उसकी थिंकिंग है, यानी कि पहले की थिंकिंग में अब की थिंकिंग में वो काफी चेंज आ जाता है उसका। पैट ने कहा उन्होंने अपने सभी प्रियजनों से क्षमा याचना कर ली। जब यानी कि वो 58 साल का हो जाता है, वो कहता है मैंने अपने सभी प्रियजनों से माफी मांग ली है और उन्होंने भी मेरे को माफ कर दिया है। वो अपनी बेटी कैथी के बारे में बताता है जो ड्रग्स की लत में पड़ गई थी। वो कहती है कि पिताजी, मैं आपके शराब पीने जब आप शराब पीते थे तो आपके द्वारा जो भी काम किया जाता था मैं उसका आभारी हूँ, मैं उसकी आभारी हूँ। मुझे वह सब कुछ सहन करना पड़ा जिसे आपने मुझे गुजरने दिया ताकि मैं वह व्यक्ति बन सकूं जो मैं हूं। इस बात पर मैं चकित हूं। फिर वो जिक्र करता है, वो अपनी पहली पत्नी को पत्र लिखता है, करोल को। और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि अब उसने शराब वगैरह छोड़ दी थी, अब बिल्कुल वो चेंज आ गया था। फिर करोल भी उससे उत्तर देती है पत्र के माध्यम से कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और इस बात से ही वो इतना पिघल जाता है कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी कि जिस परिवार को छोड़ के भाग गया था और उसने उसको माफ कर दिया है, उस उन बच्चों में और उसकी पत्नी में कोई गिला शिकवा नहीं है, तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है। अब पैट से क्वेश्चन किया जाता है कि जो पाठक हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जो शराब की लत से जूझ रहा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति से प्यार करना चाहोगे जो शराब की लत से जूझ रहा हो? तो पैट उत्तर देता है, हमें नहीं पता कि हम बीमार हैं। पैट ने अचानक फिर से रोते हुए कहा, हमें सब आखिर में पता चलता है। यानी कि पैट कहता है कि हमें सब कुछ आखिर में पता चलता है। अगर हमें कोई नहीं बताता तो हम खुद को और दूसरों को समाप्त कर लेते। यानी कि वो रोता हुआ कहता है, जब उससे पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो शराब का आदी है, तो वो रोता हुआ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, और जब मालूम होता है जब सब कुछ उजड़ जाता है। या तो कोई हमें दूसरा बताए, या हम खुद को समाप्त कर लेते हैं और उनको भी समाप्त कर लेते हैं। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो शराब की समस्या से यानी कि शराब की लत से जूझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? तो पैट कहता है कि जब तक चमत्कार ना हो तब तक इंतजार करो, वह दिन आएगा। यानी कि शॉर्ट में वो उत्तर देता है कि जब तक चमत्कार ना हो, जब तक बदलाव ना कर आए, इंतजार करते रहो। एक ना दिन दिन बदलाव अवश्य आएगा। यानी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पेट से बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसे कितना कष्ट सहा है और ठीक हो गया है। यह अंतर चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था पेट का जो परिजन थे उनको भी बहुत ही अधिक कष्ट हुआ है, और मुझे पता था कि इस अनुभव का कितना हिस्सा योजनाबद्ध या है या नहीं। इस प्रकार से जो मार्गदर्शक हैं वो विचार करते हैं।
और उसे जो मार्गदर्शक है पैट और पैट के परिवार से पूर्व जन्म की योजना के बारे में जो जानकारी है वो देते हैं। पैट के पूर्व जन्म पूर्व नियोजन सत्र में प्रत्येक परिवार के सदस्य से जो स्टेसी है की रीडिंग्स में शामिल होने की सहमति व्यक्त करती है कि जो रीडिंग में जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो शामिल हो इसमें। हमेशा की तरह जो जो पैट ने है अपनी जन्म तिथि है और नाम है जो स्टेसी को दे दिया ताकि वो उसके आकाशीय रिकॉर्ड में पहुंच जाए और उसे बताया जाए कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो पेट से कैसे संबंधित, यानी कि पेट के जीवन में उनका क्या रोल है। स्टैसी ने कहा, मुझे लगता है कि इस जीवन काल में रिश्तों से जुड़ी हुई समस्याएं आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। यह भी मैं देखती हूँ कि आपके रिश्ते के जरिए अपने कर्म संबंधी सीखने के अनुभवों को काम में लाना है आप आपने चुना है। दूसरी कर्म संबंधी बात जो मैं देखती हूँ वह यह है कि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं। आप कह सकते हैं, क्या हम सभी ऐसा नहीं कर सकते? हम में से कुछ लोग वास्तव में आत्मा के स्तर पर इसे अपने जीवन में प्राथमिक केंद्र बनाने का चुनाव करते हैं। हम में से कुछ लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यह इतना आम है कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए उस चुनौती के नकारात्मक पक्ष पर जाना पड़ता है। यानी कि इसमें बताया है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए भी उसको नकारात्मक रूप में भी जाना पड़ता है। जैसे पैट गए, जैसे पैट ने पहले ड्रिंक वगैरह की और फिर इतना उसमें इतना अधिक, जब 58 साल का हुआ था या तो 14 साल की उम्र में उसे शराब की लत लगी, 58 साल की उम्र में छोड़ा। तो वो कहता कि नकारात्मक पक्ष भी जरूरी है, यानी कि हम कुछ ना कुछ जो भी नकारात्मक पक्ष है वो भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। फिर उससे एक क्वेश्चन किया जाता है, जब मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करता हूं कि आत्मा के स्तर पर यह शराबखोरी क्यों अस्तित्व में आई, तो मुझे आपके पिता के साथ कुछ संबंध महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? तो पैट इसके बारे में क्या कहता है कि मैं नहीं जानता, कि अपने पिता के संबंध में मैं नहीं जानता, मैं केवल उससे डरता था। यानी कि अब वो बताना चाहता है, जो इसका सारांश है कि उसने शराब की लत है वो क्यों चुनी, शराब का सेवन क्यों चुना था। वो कहता है कि मैं फादर से डरता था। स्टैसी ने जवाब दिया, हम इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्म संबंधी चुनौती का एक और क्षेत्र है जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूँ और वह है परिवार के प्रति जिम्मेदारी। वह परिवार जिसमें आप पैदा हुए हैं, वह परिवार जिसने आपको बनाया है। यानी कि इसमें कैसी कहती है कि इसमें जो परिवार की भी है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो सरली के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है अत्यधिक आवेश पर काबू पाना, यानी कि अत्यधिक क्रोध पर काबू पाना। जो सरली है वो कभी उसको टोकती रोकती नहीं थी कि वो शराब पीता है या ना पीता है, क्यों पीता है इतनी ज्यादा क्यों, वो कभी भी उसको नहीं टोकती थी। यानी कि एक प्रकार से उसने इस चुनौती को चुना था कि आवेश पर कैसे काबू पाया जाए। भले ही इस जीवन में उसकी आध्यात्मिकता पर काम करना कर्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उसने आत्मा के स्तर पर पहचाना कि शराब की लत गुस्से पर कितना काबू रख पाती। अब आगे बताया कि वो शराब क्यों पीता था, गुस्से पे कंट्रोल के लिए, क्योंकि वो डरता था। अब उससे फिर क्वेश्चन किया जाता है, अब हमें पहला कारण पता चल गया है, क्यों कोई आत्मा जन्म से पहले शराब की लत का अनुभव करना
चुन सकती थी। यानी कि इसमें पहला कारण बताया कि डर। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह की लत किसी आत्मा को आवेश से निपटने में मदद कर सकती है। क्या ऐसा है कि शराब के अत्यधिक सेवन से सरली आवेगपूर्ण तरीके से काम करेगी, नकारात्मक परिणाम भुगतेगी और सीखेगी, या शराब उसे आवेगपूर्ण तरीके से काम करने से रोकेगी? मैंने पूछा। स्टेसी ने कहा, और यह आवेग था जिसने उसे शराब का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया था। जब मैं किसी में इस कर्मिक सबक को देखती हूँ तो मैं अक्सर मूड बदलने वाले पदार्थों का दुरुपयोग देखती हूँ। यानी कि वो सरली भी कहती हैं कि जब कोई गुस्से में होता है, जब भी मैं इस प्रकार के व्यक्ति को देखती हूँ तो उसमें किसी न किसी प्रकार की लत जरूर रहती है। और मुझे मेरी आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा बताया जाता है कि उसने अपने पूर्व नियोजन में शराब का सेवन चुना था। अब सटेसी कहती हैं, जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और तुम पर अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित करूंगी और देखूंगी कि पूर्व जन्म योजना में क्या सीख सकती हूँ। ये स्टेसी कहती हैं, वो और बताते हैं कि पहली चीज मैं देख रही हूँ कि तुम फर्श पर बैठे हो। यानी कि जब वो 58 साल का हो जाता है तो वो सारी बातें हैं वो चल रही होती है। वो कहती है कि पहली चीज जो मैं देख रही हूँ कि तुम फर्श पर बैठे हो और तुम्हारे आसपास और भी हैं, लेकिन मैं उन पे इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है आत्म मार्गदर्शक द्वारा कि आपके साथ एक तो एक आत्म मार्गदर्शक है, एक आपके जो चाचा हैं, और आप जो तीनों हैं वो जीवन का आरेख बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब वो परस्पर बैठा रहता है तो तीन व्यक्ति उसके साथ रहते हैं, मार्गदर्शक और खुद पैट और उसका चाचा। आपको विकल्प दिए जाते हैं, या तो आप इस उम्र में ऐसा करें, यानी कि उसको विकल्प दिए जाते हैं पैट को, या तो आप इस उम्र में ऐसा करें यानी कि 10 साल की उम्र में, या आप ऐसा करें, यदि आप ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। इस तरह की बातें चलती रहती है। यहाँ मैं पैट कहता है कि यहाँ मैं एक और स्प्लिट गाइड देखता हूँ, और अब वो बताता है कि हमारे जीवन में एक से अधिक स्प्लिट गाइड होते हैं, लेकिन सुपरवाइजर की हैसियत से सेवा करने वाला कोई और ही होता है जो कद में बड़ा होता है। पैट, मैं जिस व्यक्ति के साथ फ्लोर पर काम कर रहा हूँ वह आपका मुख्य स्प्लिट गाइड है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। ये उसके मार्गदर्शक उसे बताते हैं। इस योजना स्तर में उसके जो अनुवांशिक जो वंश के बारे में भी चर्चा की जाती है कि जैसे भाई उसका अनुवांशिकता का गुण है नहीं जो शराब का सेवन है। लेकिन जो बताता है कि उसका पापा तो शराब पीता था, माँ शराब नहीं पीती थी। तो उसकी दूसरी पत्नी उससे बताती है कि निश्चित रूप से इस यात्रा के साथ चलने के लिए एक समझौता हुआ। यानी कि जो सरली है वो पेट के साथ एक प्रकार से समझौता करती है। यानी कि वो आत्मा के स्तर पर वे दोनों बहुत प्यार करते थे, एक आत्मीय भावना वाली उनके अंदर दोस्ती थी, और दो वे दोनों जन्मों से एक दूसरे के दोस्त थे, और पिछले जन्मों में भी वो दोस्त रहे थे, इसलिए सरली है वो उसको चुनती है और उसका अनुभव है वो लेना चाहती है। इस बात पर चर्चा हुई कि एक दूसरे की दोनों हैं वो एक दूसरे के मुद्दे पर काम करेंगे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या उन्होंने विशेष रूप से एक साथ शराब पीने की योजना बनाई थी?
मैंने स्टेसी से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। यानी कि सरली को पता था कि वो शराब पीता था, लेकिन फिर भी उसने उसको अपनाया। तो स्टेसी ने हमें बताया कि मैंने उसे इस बारे में बात करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए देखा। मुझे लगता है यह आखिरी बात है जिसके बारे में उन्होंने अपने एक बच्चे के जन्म से पहले बात की थी। पैट, तुम्हें क्रोध और भय को छिपाने के लिए शराब पी थी। अपने पिता से डरना तुम्हें सचेत रूप से याद दिलाता है कि तुम भय को दूर करने का प्रयास करते हो। अब उसे बताया जाता है कि तुमने डर के मारे इस शराब का सेवन करना है वो चुना था, और जो तुम सैनिक थे वो भी भय के कारण बने थे। मैं देखता हूं कि यह भय एक सैनिक से उपजा था। जब वो सैनिक था तब, यानी कि मैं पहले बताया था कि वो नौसेना में था, और ये उससे पहले के जन्म की बात है। तुम युद्ध में काफी कम उम्र में, लगभग 19 वर्ष की उम्र में मर गए थे। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। यानी कि उससे पहले के जन्म की बात है। उसके बारे में बताया जाता है कि जो डर है वो तुम्हारे पिछले जन्मों का है। अकेले ही युद्ध के मैदान में गिरे हुए सैनिकों के बीच से गुजरते हुए आखिरकार मैं इसका वर्णन भी नहीं करना चाहता, आप मर गए। आपका डर आपके गले में पित्त की तरह चढ़ रहा था। यानी कि जो डर था वो उसके गले में अटका हुआ था। डर अन्य जन्मों में भी एक विषय प्रतीत होता है। मुझे एक और दिखाया जा मुझे एक और दिखाया जा रहा है जहां आप संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले बसने वालों में से एक। उसे बताया जाता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पहले बसासत हुई थी उनमें से वो पैट है, वो एक था। आप एक ढकी हुई गाड़ी में थे। आपकी वैगन ट्रेन पर हमला किया गया और आप सभी मारे गए थे, इसलिए वहां भी डर है। डर मरने का नहीं था, डर यह था अकेले रहने का। यानी कि डर है, उसे बताया जाता है कि जो अकेले रहने का डर था और अपने दम पर जीवन को संभालने में सक्षम न है। पैट इस जीवन में डर की ऊर्जा को लेकर आया था। आत्माएं अगले जन्मों में व्यक्तिगत आत्माएं अगले जन्मों में व्यक्तित्व के उन पहलुओं को ठीक करना चाहती हैं जो पिछले जन्मों में वो ठीक नहीं कर पाए। इसमें बताया जाता है कि जो आत्माएं हैं वो उन पहलुओं को ठीक करना चाहती हैं नए जन्मों में जो पहले वो ठीक नहीं कर पाए थे। पैट को जन्म से पहले ही पता था कि वह अपने डर से निपटने के लिए शराब पीता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वह शराब पीने के बाद भी किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। डर को बदला जा सकता है। उसकी योजना साहसिक और सरल थी। डर शराब की लत का कारण बनेगा और बदले में डर को ठीक करने का कारण भी बन सकता है। यही एक कारण है कि सरली ने इस यात्रा को आपके साथ साझा करने का फैसला किया। स्टेसी ने पैट से कहा, वह आपको सांत्वना देने और रास्ते में प्रेम देने के लिए सदा मौजूद रहेगी। उसका इरादा हमेशा आपके साथ रहना है। फिर उसे क्वेश्चन किया जाता है। मैंने स्टेसी से पूछा, क्या कोई अन्य कारण भी है जिसके कारण पैट ने शराब की लत है, जो शराब का सेवन है वो चुना था या अपने जीवन की योजना बनाई थी। स्टेसी ने बताया, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे समझता है, न कि इसका मूल्यांकन करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे बदलने के लिए मजबूर करने के बजाय उसके विकास के प्राकृतिक मार्ग से गुजरने देगा। इसलिए पूर्व अवतार योजना के दृष्टिकोण से सरल एक साथी के रूप में एक बुद्धिमान विकल्प थी। यदि पैट को बदलने के लिए मजबूर किया जाता तो उसे पूर्व जन्म योजना से बाहर निकाल दिया जाता और उसे उपचार अनुभव न मिलता जिसे उसकी तलाश थी।
तो पैट, क्या आपको लगता है कि सरली के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? तो मैंने पूछा, तो उसे बताता है कि नहीं, सरली है वो उसको कभी मना नहीं करती थी शराब के लिए, और ना ही कभी उसको रोकती टोकती थी, बल्कि उसका सहयोग ही करती थी। तो मास्टर, इतना ही स्वाध्याय था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आगे जो मास्टर हैं वो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने नवीन जी के द्वारा ये सुंदर स्वाध्याय सुना जो पैट की कहानी से जुड़ा हुआ था। पैट एक मैकेनिक भी है, ऐसा कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी दो शादियां हुई थी, दो बीवियां थी। एक का नाम शर्ली, एक का नाम कैरल। कैरल इसकी फर्स्ट वाइफ थी जिससे तीन बच्चे थे, और कैथी, डोना एंड एंड्रयू, ये तीन किड्स थे, जो कि बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे पैट की जो पीने की जो लत थी, उस समय वो ऐसे भी कुछ काम करता था जहां पर वो अपने बच्चों को मदद कर रहा है, मतलब उसका गुस्सा कम हो जाता था। और इस जगह शर्ली, जो कि बहुत इम्पल्सिव थी, कुछ उसकी कई बार ऐसी कुछ केसेस रहे हैं जहां पर शराब की जो लत पैट को थी उसके कारण वो इम्पल्शन जो है वो भी उससे कम होता गया। बेसिकली वो इतनी इम्पल्सिव नहीं थी। यहाँ पर अपने हस्बैंड को संभालना, उसको भी देखना, और साथ देना। और जहाँ की कई बार घरों में देखा जाता है कि कई सोल प्लान्स ऐसे होते हैं कई घरों में जहाँ पर कई लोग शराब के नशे से या उसकी लत से जुड़े होते हैं, और उस लत के कारण घर में मार पीट, वायलेंस होता है, बहुत कुछ होता है। इस जगह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर उसका गुस्सा कम हो जाता था। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होंगी जब उसने धीरे धीरे समझा, पैट ने, कि मेरे पीने के कारण मेरा लड़का वो भी ड्रग ड्रग कर रहा है, और जो लड़की है वो भी ड्रग्स की तरफ मुड़ गई। सब में कुछ ना कुछ खामियां है, लेकिन अगर इसने छोड़ दिया होता तो उन लोग ने क्या किया, अपने बच्चों ने, कि अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करने की कोशिश की, और वो कर भी पाए। तो तब उसको रियलाइज होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसने भी छोड़ने की कोशिश की बाद में। लेकिन बात यह है मास्टर्स, हम आगे और भी जानेंगे, लेकिन स्टेसी स्टेसी वेल्स एक मीडियम है, और वो ट्रांस में जाकर पैट की लाइफ में देखती है। पैट की लाइफ में, पास्ट लाइफ में देखती है कि वो एक सोल्जर रहा है, 19 साल का यंग सोल्जर। बहुत सारे सोल्जर्स मरे पड़े हैं, उसमें से ये भी दिख रहा है, डरा हुआ है, भयभीत है। और सॉरी, एक्सक्यूज मी। एक डर ये था, दूसरा डर ये था जो उसको इस जीवन में ला था, कि उसके जो पिता थे उनकी भी जल्दी मृत्यु हो गई। तो जैसे बोला जाता ना कि एक बड़ा पेड़, उसके अगर आजू बाजू छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, वो पेड़ सबको छाया प्रदान करता है। वैसे ही हमारे पिता, हमारे माता, हम सबको वो छाया प्रदान करते हैं, हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन जब ये एक पेड़ के रूप में जो छाया रहती है, जब हमारे सर के ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है, वो चला जाता है, वो एक डर बैठा होता है हमारे अंदर, और वो डर भी हमको बहुत परेशान करता है। तो उससे लड़ने के लिए पैट ने शराब की लत उसको लग गई, यह लगा ली उसने, और ये डर भाग गया उसका। तो उसने सोचा यही जीने का तरीका है, सब कुछ ठीक है, और इस तरह से वो आगे बढ़ता गया। लेकिन बाद में जब उसने अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देखा, और जब देखा कि उसके बच्चे भी किसी और लत में घुस गए हैं, तब जाकर उसको धीरे धीरे समझ में आया। और भी बहुत सारी चीजें हैं मास्टर्स, मगर इस जगह मैं आई डोंट वांट टू, मेरे को किसी को स्पॉटलाइट पे नहीं डालना है, लेकिन नवीन जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। आई नो इट इज नॉट, इट शुड नॉट बी ओके, बट मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। आई नो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछने जा रही हूँ। आपकी माँ काफी बचपन में ही चली गई थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ तब? ये बहुत ऐसी मतलब बात है जो दर्द दे सकती है, बट मैं दर्द देने के लिए नहीं, मैं समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए कि एक, हम सबकी माएँ हैं, आपकी माँ उस समय नहीं थी, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? मैं किसी को, देखिए मैं बहुत बार बार बोल रही हूँ, मैं इस चीज को समझ रही हूँ, लेकिन मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, बाकी लोग समझ सके इसलिए पूछ रही हूँ।
मैम क्या है, जैसे एक तो पहले तो जैसे होश संभाला था ना मैंने, जी तो मेरे को पता ही नहीं था कि माँ भी होती है, कि पता ही नहीं था मैम। जैसे आस पड़ोस में मैं दूसरों को देखता हूँ ना, देखता था जैसे सबकी माँ है, फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि मेरी भी माँ होगी। फिर बाद में पता चला था मैंने कि जो है वो एक्सपायर हो गई है पहले ही। जी जी जी। तो बड़े होने के साथ साथ फिर आपको संभाला कैसे, पिताजी ने संभाला आपके? यस मैम। तो जैसे होता है ना कि बच्चे, फादर आर्मी में थे मैम, फिर फादर ने रिटायरमेंट ले लिया था, फिर उन्होंने ही संभाला था। वो आर्मी में थे उस time? और सारा काम घर का, पहले तो मैम लाइफ ऐसी होती थी कि पूरे मोहल्ले का जैसे एक ही नल का होता था पानी का, जी जी जी। और वो भी निश्चित निश्चित टाइम पे आता था सुबह से। तो जैसे औरतें ही भरती हैं, तो जैसे जेंट्स थोड़ा सा अजीब सा लगे तो कोई का कई कई बार नंबर भी नहीं आता था। तो ऐसा कुछ था मैम। तो जब फील हुआ कि लाइफ कितनी कठिन है, और जैसे लकड़ियां वगैरह भी गांव में हैं बाहर से, तो ये सब कुछ दिक्कत थी। काफी डिफिकल्ट था मैम, वही फादर के लिए भी। आपके पिता आर्मी में थे ये बोल रहे थे आप, राइट? तो आप समझ रहे हैं मास्टर्स, सबका घर का गृह परिवेश जो होता है बहुत अलग अलग होता है। और जब हम गांव की बात करते हैं तो इनके पिता भी चाहते तो बहुत कुछ अपना लाइफ आर्मी में कैसी होती है कि आर्मी बैकग्राउंड में आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर ले सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को देखते हुए उनके पिता ने भी रिटायरमेंट ले लिया। और अभी उनके पिता नहीं है, लेकिन कैसी रही होगी जिंदगी जब एक माँ या एक पिता नहीं रहता है घर में, तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है और मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हमारे तो दोनों माँ बाप थे मौजूद, लेकिन जैसे मेरी मदर जॉब करती थी, तो मेरे क्वेश्चंस होते थे मेरी माँ को क्यों जॉब करना पड़ता है, वाई शी हैज टू गो। बाकी लोगों के माँ बाप तो स्कूल आते हैं बच्चों को लेने के लिए, छोड़ने भी आते हैं, मेरे मम्मी पापा में से कोई भी नहीं आता, हमको क्यों ऐसे जाना पड़ता। तो ये छोटे बच्चे के जो मन के सवाल होते हैं ये सब में आते हैं। और मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, कम और कोशिश करवा भी रही हूँ समझने की, कि जब कोई इंसान, इसको किसी को लत होती है तो उसके पीछे किसी प्रकार का डर भी हो सकता है। ये कभी कोई सोचता ही नहीं है, राइट? ये डर है, और उस डर को दूर करने के लिए हम अ, बड़े होकर या छोटेपन से ही हमने कुछ ना कुछ लत डालनी होती है। यहाँ बात शराब की लत की है, सॉरी मास्टर्स। लेकिन लत के साथ साथ ये लत मीठा खाने की हो सकती है, ये लत हो सकती है कि आप कुछ और कोई चीज खाना पसंद कर रहे हो, या कुछ आप कार्य कर रहे हो जो सही नहीं है। कई बार कई घरों में कोई चीज उनको मिलती नहीं है बच्चों को, तो बच्चे चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक लत हो सकती है। तो ये सारी जो लतें हैं, ये हम क्यों करते हैं उसके पीछे का कारण एक, आज एक स्टोरी के रूप में, पैट की स्टोरी के रूप में हमने जाना। और इससे कितनी जो चेतना है उसका भी विस्तार हो रहा है, और समझ भी आ रही है कि तरह तरह की लाइफ हो सकती है लोगों की। दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि केवल हम ही ऐसे नहीं, कई लोग हैं, लेकिन लोग अपने जीवन को टर्न अराउंड करते हैं, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपने जीवन से वो, मेरे कहने पर आपने कुछ चंद लम्हे हमको शेयर किए, बट वो डेफिनेटली आपके मन पे बहुत गहरा असर करे होंगे। नॉट ओनली यू बट इवन योर होल फैमिली। और आपके कितने भाई बहन थे या आप अकेले ही थे? नहीं मैम, 5 भाई बहन थे मैम। वाह, 5 भाई। ये एक, हाँ मैम, एक जो बड़ा सबसे बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो चुका है।
So it is not easy, masters, as you know, it was not easy at all उनके पिता के लिए, इनके लिए। आप कौन से नंबर के हैं नवीन जी? मैं सबसे छोटा हूँ मैं। सबसे छोटा। वाह। तो सबसे बड़े मैम भाई। ज्यादा महसूस होता था, हाँ। जैसे बचपन में जैसे बच्चों की लड़ाई हो गई, और जब वो अपनी मम्मी के पास आ जाते थे, और समझ रही हूँ नवीन जी। आई नो, इट्स ओके, मत बोलिए। आई नो, मैं आपको और इमोशनल नहीं करना चाहती हूँ। इमोशनल कराने के लिए नहीं है, आई नो। मगर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एज मदर, एज फादर, हम सब महसूस करते हैं जब हमारे खुद के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ, आप सब भी समझ सकते हैं। तो वही, ये जो कहानी है पैट की, इसमें गुस्सा उसको बहुत आता था, लेकिन शराब के नशे में उसको वो गुस्सा चला जाता था। और उसके लिए उसके बच्चों ने उसको उनका धन्यवाद किया। तो उसको भी रियलाइज हुआ कि वो कितना गुस्सा करता है। और ये गुस्सा भरा पड़ा है सिर्फ किस चीज को लेकर? किसी डर। तो आप लोग ये सोचिए, इसके पीछे का जो कारण है, जो मैं हर बार आप लोग को बताती भी हूँ। हम जब रूट चक्रा की बात करते हैं, हम बात करते हैं डर की, इरिटेशन की, गुस्से की, हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। और ये फेयर जो डर है, ये हमारे रूट चक्रा का इम्बैलेंस का कारण होता है। हम क्यों करते हैं गुस्सा, क्यों करते हैं, कभी सोचा है आप सबने? गुस्सा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर का जो ये डर है, जो सामने आके खड़ा हो जाएगा, इसलिए गुस्सा करते हैं। उस डर से दूर हटाने के लिए कि कुछ हो जाएगा, कुछ अम, अघटित जो है वो घट जाएगा, जो नहीं घटना चाहिए। इस डर के कारण हम गुस्सा करते हैं। हम अपने परिवार के ऊपर गुस्सा करते हैं, हम चिड़चिड़ाते हैं, और हम डर में रहते हैं। और डर को हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो पोर्टल खोल देते हैं। तो सोचिए, हम अपने अपने घर परिवार में अगर अपने घर वालों के ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आज उस गुस्से को पहचानिए, देखिए क्या वो गुस्सा हमें किसी किसी डर की निशानी है, कोई पास्ट डर की निशानी है। जो डर ना घटे, उस डर को लाने की आप खुद तैयारी कर रहे हैं। तो आज से अगर आप अपने घर वालों पे गुस्सा करते हैं, तो उनको माफ करें, खुद को माफ करें। सबसे पहले खुद को माफ करना सीखें, फॉरगिव करें। और दूसरा, गुस्सा आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी या तो कोई बात पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कंट्रोल करना चाह रहे हैं चीजों को, सिचुएशन को। और या फिर आप भय से ग्रस्त है, इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं। तो यही इसका पीछे का कारण होता है। तो सोचने पर मजबूर करिए अपने आप को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको अपने जिंदगी में सब चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी, जब आप खुद पे कंट्रोल रखेंगे। सो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? अन्यथा हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। ओके। यस तृप्ता जी, अनम्यूट करें तृप्ता जी। या, नमस्कार। नमस्ते सबको, बहुत बहुत प्यार। मेरा ख्याल नवीन जी ने बहुत अच्छे से इसका स्वाध्याय किया, और जीवन से जो टचिंग मोमेंट हैं माँ के बिना, वो भी मीन्स हम सबको अंदर तक टच कर गया ये। क्योंकि एक छोटे बच्चे की भावना है। हम जो हैं बच्चों को हम जज करते हैं, उनको कहते हैं ये फलाने का लड़का बड़ा वो शरारती है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वो बच्चा क्यों शरारती है, वो अटेंशन चाहता है। तो इसकी इनकी स्टोरी सुन के मुझे आ रहा था कि मेरे हस्बैंड, तीन भाई थे। जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल गोद में थे कुछ महीनों के, जब उनकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है, उनको बुआ ने पाला, उनको उनकी मतलब दो बड़े भाई थे, ये सबसे छोटे थे, तो उनकी बुआ ने पाला। कभी उनकी चाची के पास जा रहे हैं, कभी दादा दादी पाल रहे हैं। तो उनके ये लगता था कि कहीं ना कहीं हर इंसान जो उनकी लाइफ में आया, उसका उसके उनके जीवन भर उनके ये था कि हमें, मेरे ऊपर उनका एहसान है कि हमारी बुआ ने हमें लुक आफ्टर किया, हमारी दादी ने किया, हमारी
चाचियां वो कहती थी कि बचपन से तुम्हारा ये किया, हमने वो किया। तो वो बच्चे की नेचर वैसी हो जाती है, जिसके साथ वो बचपन में मेरी मदर इन लॉ जो अभी सेकंड वाली आई, उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि ये बचपन में ऐसा था, ये शरारती था, ये मुझे बहुत परेशान करता था। ये बड़े भाई जो थे वो थोड़े से समझदार थे जब उनकी मदर की डेथ हुई। तो दूसरे भाई जो दोनों छोटे थे, दोनों बड़े शरारती थे, तो उनकी खूब पिटाई विटाई भी होती थी, गांव में रहते थे। पर उनको उस टाइम पे किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये बच्चे ऐसे क्यों हैं हमारे। इसको पढ़ के हमें, जैसे हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी भी पढ़ी और इसको भी, इस बुक को भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि वो बच्चे अट्रैक्शन चाहते हैं या उनके जीवन में किसी चीज की कमी है। जैसे प्यार की कमी है तो बच्चे जरूर अटेंशन चाहेंगे कि हमें हमें सब लोग हमारी तरफ देखें। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जब वही चर्चा का विषय बने, घर में सब उसी की बात करें कि हाँ आज उसने ये कर दिया, तो उनके अंदर एक दबा हुआ जो एक फीलिंग है कि हम सबकी नजरों में कैसे आए, हम ऐसा क्या करें, क्योंकि बाल बुद्धि है तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जो लत यहाँ की बात बता रहे हैं, तो उसके पीछे कारण भी यही है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि जो कमियां बचपन में रही हैं उनको, मैं वैसा नहीं हूँ एक्चुअली जैसा लोग मुझे समझते हैं, यस, है ना। तो बहुत वो सारे केस चीजें हैं। हैं, है ना। ये चीजें समझा जाती हैं लाइफ में, तो वही इंसान फिर बड़ा होके या तो बहुत टैलेंटेड हो जाएगा, या तो बहुत अपनी अच्छी पोजीशन बनाएगा अपने समाज में, या फिर वो उसके अंदर एक ललक पैदा हो जाती है कि हाँ मुझे सबको दिखाना है, ये प्रूव करना है कि हाँ कि मैंने इस वजह से अपने आप को मैं प्रूव कर रहा हूँ और मैं आज कुछ बन गया बहुत। या तो हार्ड वर्किंग हो जाएंगे या फिर वो नशे की लत में चले जाएंगे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं ऐसे लोगों की जिंदगी में जो जिन्होंने कुछ भी सफर किया। जैसे नवीन जी आज अपने सेल्फ मेड बने हैं, तो इन्होंने प्रूव किया। मेरे हस्बैंड हैं तो वो सेल्फ मेड बने, दोनों भाइयों ने, उनके तीसरे भाई की डेथ हो गई थी बाद में, तो दोनों भाइयों ने बड़ा अपने आप को स्टैंड किया, समाज में जगह बनाई, अपने आप को प्रूव किया। तो वो भावना जो है वो इसके पीछे काम करती है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं उन कमियों के बावजूद। और उस लैक ऑफ लव समझ लो, लैक ऑफ अटेंशन समझ लो, कि सब लोग चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए किया। फिर उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा हो जाती है, यस मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ दिखा सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। या तो नशे की लत में चले जाते, बिगड़ जाते, जुआरी बन जाते, चोरी करने लग जाते, टेररिस्ट बन जाते। कहीं ना कहीं ये समाज में जो चीजें हैं उनको हमें बड़ी सिंपैथी से देखना चाहिए कि ये लोगों के पीछे कारण क्या है, इनकी नेचर क्यों ऐसी बनी, नहीं, क्यों वो सिंपथी या आज नहीं। टेररिस्ट बने। हाँ, नहीं, सिंपथी नहीं, सिंपथाइज नहीं करना है सिचुएशन से, नहीं, उसको एम्पथाइज करना है। समझना है, हाँ, तो वो इसको एम्पथाइज करना है, हाँ, उसको समझना है, हाँ, तो इसको उसको सिंपथी नहीं, उसको समझना है। एम्पैथी, एम्पैथी बोलेंगे। इसलिए कि जी जिससे कि हम समझ सके। और दूसरा ये कि जब हम बात कर रहे हैं, आपने जिससे बात कही, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें दृष्टिकोण बहुत मैटर करता है, हमारा परसेप्शन क्या है, अजम्पशंस क्या है हमारे। अजम्पशन बहुत डिफरेंट है विद परसेप्शन। मगर आपने अज्यूम कर लिया, चीजों को अज्यूम करके बोल दिया। एक छोटे से बच्चे के मन पर क्या क्या असर चला जाता है कोई नहीं जानता, बिकॉज हाँ हाँ एक बड़ा इंसान अज्यूम कर रहा है। अज्यूम क्या कर रहा है? ओहो, अच्छा, इसके माँ बाप ऐसे थे इसलिए ऐसा है या ऐसी है, या और जी आ, वो ऐसा है। मतलब मैं आप लोग को बता रही हूँ बहुत सारी चीजें जो मैंने सुनी, जो बहुत सारी चीजें नहीं होते हुए भी, क्योंकि समझने की बात है ना, समझने में तो गलती बहुत मतलब बहुत लोग आज भी गलती कर देते हैं। क्योंकि मेरे बाल कटे हैं, किसी ने मेरी स्टोरी जानी नहीं, समझा नहीं, तो सबने डिसाइड कर लिया बिकॉज मैं यूएस में रहती हूँ इसलिए मेरी लाइफ बहुत इजी रही होगी, या बिकॉज मैं यूएस में रहती हूँ इसलिए मेरे लिए करना लाइट एंड सोल चलाना बहुत इजी है। नहीं, वैसे ही इजी कुछ भी नहीं है, इजी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बचपन से लेके आज तक मेरे माँ बाप दोनों दोनों जॉब करते थे, मैंने अपने माँ बाप को देखा ही नहीं था
बढ़ते हुए। शाम को आने के बाद उनके पास बहुत कम समय रहता था, मेरे को कमी महसूस होती थी। मैं बड़ी थी, वो समझ, मेरी छोटी बहन, मैं, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ये इसके साथ आगे चलते हैं। टीचर्स भी नहीं समझते आपको, वो सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में ही ऐसा है, या पढ़ने में, उसको, उनको पता ही नहीं कि उसके उसके पास हेल्प है ही नहीं बच्चे के पास। और क्यों नहीं है वो भी नहीं पता, लोगों को जानना भी नहीं चाहते। और जानने की बात भी नहीं, समझ भी नहीं है। बात यहाँ सिंपैथाइज की नहीं है, वो एम्पैथी भी नहीं रखते हैं, एम्पैथी भी नहीं है। और यही चीज, इसी कारण से मैं ये किताब करवाना चाहती थी कि लोगों के बीच में ये दृष्टिकोण पनपे, लोग अज्यूम करना छोड़ दें और दूसरों को जज करना छोड़ दें, क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। ना आप किसी को खिला रहे हो, ना आप किसी को पाल रहे हो, ना कोई किसी का लेता है ना देता है। आपने पिछले जन्मों में लिया होगा, इसलिए आज आप किसी को दे रहे हो, ये भी समझ में नहीं आता। हमने तुम्हारे लिए किया किया, किसी ने किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं होता है, ना माँ का बच्चों पे, ना बच्चों का माँ बाप पे। हम खुशकिस्मत है कि हम सबको माँ बाप मिले, लेकिन हम ये भी खुशकिस्मत है कि हमें वो समझ मिली कि जिससे हम समझ सके, और हमारी समझ से हम दूसरों को भी समझा सके, जागृत कर सके। और दृष्टिकोण की बात है तो मेरे पीछे भी, मैं छोटी थी, छोटा मन था, मगर लोगों ने ये कहा, अरे मेरे मम्मी पापा को बोला करते थे, आप चले जाते हैं लेकिन आपकी लड़कियां ये पेड़ पे चढ़ जाती, दिन भर वहीं बैठी रहती। कम से कम एक जगह तो थे हम, ये सोचिए। और उसके अलावा बात वो भी है, चलिए, मगर मेरी माँ ने आके कभी भी मेरे को कभी डांटा नहीं, इस बात के लिए कभी नहीं डांटा, क्योंकि वो जानती थी कि वो जॉब पे जा रही है और कॉलोनी वाले जो है वो ही ध्यान रखते हैं। हम अपने घर में, मम्मी ताला चाबी बंद करके चली जाती थी, चाबी नीचे डाल देती थी, हम पीछे के दरवाजे से निकल के सामने आते थे, और जब मम्मी आती थी तो हम पीछे चले आते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। तो खेलने का, मम्मी को भी पता होता था कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि सब पूरी कॉलोनी बताती थी उनको कि बच्चों ने आज दिन भर क्या किया। बट सी, हमने जो दिन देखे, मैंने जो दिन देखे, ऐसा बोलूंगी, वो कोई बुरे दिन नहीं थे, अच्छे ही दिन थे, फ्रीडम के दिन थे, ऐसे मैं बोलूंगी, फ्रीडम के दिन थे। लेकिन हमारे बच्चों ने, मैंने तब ये प्रण किया था कि जो मैंने दिन देखे, मैं वो दिन अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगी, चाहे मैंने ऐसा बोल दिया हो। और मैं जॉब नहीं करूंगी जब मेरे बच्चे, उनको देखना होगा। तो आज वो लाइफ हो रही है, एंड इसलिए हमारे बोलने पर बहुत महत्व होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। सो ये वही समझ सकता है जो उसके थ्रू गुजरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोगों में एम्पैथी होती है, समझने की बात होती है। और इसलिए इस चीज को समझना और आगे बढ़ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जो दिखता है वही बिक रहा है, ऐसी बात नहीं। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो भी सत्य हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसलिए आप किसी के जूतों में घुसकर ही देख पाओगे कि उसके जूते कितने बड़े हैं, गड़ रहे हैं कि सॉफ्ट है। लेकिन जब तक कि हम जिएंगे नहीं उसके जीवन, तो आप, कई लोग आज भी क्या करते हैं कि किसी ने किसी के बारे में सोच लिया, और जैसे अब एक बात है, फॉर एग्जाम्पल, कई लोग साइकिक अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनको क्या लग रहा है, उन दूसरे की लाइफ बहुत इजी है। उसको लग रहा है ये जो चल रहा है ये बहुत इजी है। किसी को क्या पता कि जूम के जो पैसे हैं वो हम अपनी जेब से ही देते हैं, हम कोई कमाने नहीं बैठ रहे हैं, ये कोई कमाई का जरिया नहीं है मेरा। यहाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं शांति महसूस करती हूँ, ये मेरे जैसे लोगों का लेवल ऑफ माइंड सबका एक जैसा मिलता है। लेकिन कई लोग इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें सोचते होंगे। मेरे बताने का मतलब ये है कि संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है, हर दुनिया वाला इस चीज को समझे, जो भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहा है, कि आप अपने जीवन में आपके आसपास क्या घट रहा है, उसको बढ़ाने के बजाय उसको आप ठीक करें, वो मैसेजेस डालें, वो चीजें बोलें जो जिसका महत्व है। बेफजूल की बातों पर हम इतनी सारी चीजें, कई बार नहीं भी मन करता, लेकिन क्योंकि हम सब इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं, तो हर इंसान का, जैसे आप एक कंट्री में आप रह रहे हैं, अब आप भारत में हैं, मैं भी भारत की थी, लेकिन आज सब उसके लिए भी जज करते हैं कि ये तो यूएस में रहती, इसको क्या पता होगा, इसको क्या पता रहना क्या होता है इंडिया में, इसको क्या पता कि गर्मी क्या होती है, ठंड क्या होती है। क्यों नहीं पता मुझे? मैं नहीं रही क्या अपने माँ बाप के साथ? क्या मैंने दिन नहीं गुजारे? मैं तो इतनी मेहनत की, क्योंकि माँ बाप घर में थे ही नहीं, तो मैं मेहनत करती थी, करना पड़ता था, अपने बहन को भी संभालना पड़ता था, घर देखना पड़ता था। बट
दिस इज हाउ पीपल जज। और ये इसलिए जो मैंने यहाँ पे सीखा, लोगों को जज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। सबको यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ बहुत सारी स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, और इसलिए उसको लेके आगे बढ़िए, कभी किसी को कम मत समझिए। सो एनी हाउ, वही मेरे कहने का भी यही है कि वही सिचुएशन आपको कहीं की कहीं ले जा सकती है, अप भी ले जा सकती है, डाउन भी ले जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इसमें हमारे शायद पास्ट लाइफ हमारे प्लान्स भी होंगे, हाँ है ना। होते हैं वही। तो ये अभी हमें इन चीजों की समझ आ रही है जब ये हम इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं या डिस्कशन करते हैं। नहीं तो हम लोग भी दूसरों की तरह शायद यही सोचते थे कि देखो इसके बच्चे कितने शरारती हैं, क्या करते हैं, इनको अकल नहीं है, बात कैसे करते हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि हाँ ये तो टोल प्लान है या कुछ है, उससे पहले तो नहीं मालूम था ना। कुछ भी नहीं था, और चलिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच तृप्ता जी। थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठते हैं हम सब, और नवीन जी ध्यान आप कराएंगे। ठीक है मैम। जी। मास्टर जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। पिरामिड कैप लगानी है वो पिरामिड कैप लगा लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों को आपस में मिला लीजिए। लैप में रखिए। गर्दन को सीधे रखिए। आंखों को प्रबलता से बंद करिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। 40 मिनट्स मेडिटेशन करा दीजिएगा नवीन जी। धीरे धीरे कदमों को आपको सारे तनाव को जाने दें। गहरी लंबी गहरी सांस अंदर गहरी लंबी सांस बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर गहरी लंबी सांस बाहर। टाइम गहरी लंबी सांस बाहर। सांसें जैसे धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स अपने मन मस्तिष्क कभी विचारों कभी चिंता कभी परेशान बाहर निकाल दीजिए।
अंदर की शांति को महसूस करिए। मैं आपको अलाउ करूं कि अगले 40 मिनट मैं सिंगापुर से ध्यान में बैठूंगा। इस प्रकार मुझे कुछ करने वाला नहीं। अब अपने ध्यान धीरे से अपने नाक के दर्पण अपने सांसों पे बना, सांसों के आवन जान पर हमें पर जाना है। कोई तो कोई मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करती। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड प्रवेश करा धीरे धीरे हमारे लिए सांसों होती जाएगी। आज हमें अपनी सांसों के साथ बह जाना है। हमारे सांसों की गहराई आत्मा की गहराई अद्भुत सांसों की केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना। केवल और केवल सांसों पे ध्यान।
मास्टर। विचार शांत हो जाएंगे। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें मास्टर।
धीरे धीरे हम अपने ध्यान विधि से हट पाए। परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप महसूस करिए मास्टर। देखें उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा के दिव्य उच्चारण हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिसमें बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर की नकारात्मक बीमारियां भाग निकल सकती। हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है। शांति जिसे हम चारों ओर खोज रहे ढूंढ रहे शांति हमारे अंदर ही हमारे अंदर चारों ओर फैलती जा रही। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी चारों ओर प्रकाश फैलाती, उसी प्रकार से ये शांति की किरण हमारे अंदर पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही। सभी जीवों को ये शांति मिल रही है। हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति, पवित्रता से भरपूर हो गए। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हम शक्ति प्रदान कर हमारे धैर्य, करुणा, प्रेम, उदारता, क्षमा, नम्रता, सहनशील आदि सभी गुणों का विकास हुआ है। हम अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं मास्टर। हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हो गया है। हमारे विचार कार्यों प्रकृति में संतुलन स्थापित हो गया। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई। सुंदर बनी हुई।
सभी एक दूसरे को कंडीशनल कर रहे हैं, एक दूसरे का कंडीशनल प्रेम कर रहे हैं। सभी जीव अध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ शांति ही शांति। हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी से सभी जीवों की सहायता कर रहे हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं मास्टर। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए, अपने आप को महसूस करिए मास्टर, अपने हाथ पैरों को महसूस करिए मास्टर। जिस जगह बैठे हो उस जगह को महसूस करिए। अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को खोलते 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पर रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आंखों को इन ऊर्जा भरे हाथों में खोलिए मास्टर। अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर पे लगाइए मास्टर। थैंक यू। जो मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं मास्टर। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और नवीन जी का कि आज हम सब ने स्वाध्याय किया और एक सुंदर ध्यान किया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है तो आप ज़रूर समय लेकर आप शेयर करें, बताएं, अन्यथा सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मास्टर्स, थैंक यू। बलजीत जी, थैंक यू सो मच। कल हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच से फिर से जुड़ेंगे। हम कल सोना जी का स्वाध्याय है, लेकिन वहाँ की खबर ये थी कि उनके घर के पास जैसे कई जंगल भी है, पेड़ पहाड़ पौधे सब, तो बहुत गर्म हो रहा है वहाँ पर, कैलिफोर्निया की तरफ जहाँ से वो है, और वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा है। बट अभी हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो रहे, मुझे पता नहीं है खबर। तो उन्होंने कहा था कि मधु जी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ही मैं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक रहेगा। तो मैं बात करूंगी, अगर फ्लायर आप कल आ जाएगा तो डेफिनेटली आप सबको पता चल ही जाएगा। बट फिर भी इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि नहीं भी होता है स्वाध्याय कल उनका तो कोई बात नहीं। कल साईं बाबा का था, साईं बाबा मास्टर के ऊपर था सोना जी के द्वारा। तो अगर जैसा भी रहेगा ध्यान तो हम करेंगे ही, जैसा आप जानते हैं। तो हम नॉर्मल ध्यान करेंगे 1-1.5 घंटा, जो भी है, 1 घंटा तो ज़रूर होगा। सो थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, नवीन जी आज का स्वाध्याय करने के लिए और ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। एवरीवन। सो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे और हम सबका मंगल हो। हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें अपने आप के साथ, और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें, अपने भीतर
जो इनर वर्क करना है, जो बदलाव लाना है, वो हमें खुद करना पड़ेगा। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें और एक होकर आगे बढ़ते चलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।